सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं। कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर नंबर 4 है और इसका हम पार्ट ए है वो इस वीडियो में सरल करेंगे। पीछे वाली वीडियो मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 3 का पार्ट डी है वो बता दिया था। अगर आपको पीछे वाले सभी मॉडल पेपर देखने हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप सभी मॉडल पेपर है पीछे वाले को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर नंबर 4 का पार्ट ए। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पार्ट ए के अंदर कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर कौन सी संख्या होती है। तो परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या, दो संख्या हमारे पास में, परिमेय और अपरिमेय, दोनों का अगर हम जोड़ते हैं या हम उनको माइनस करते हैं तो उनका जो आंसर आएगा वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे तो इसका आंसर बी है वो सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें एक बहुपद दिया गया है और इसने लिखा है कि इस बहुपद का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि हमारे पास में जो द्विघात बहुपद होता है, ये बहुपद हमें दिया गया है प्रश्न के अंदर। अब जो द्विघात बहुपद है इसके शून्य क्या होते हैं? शून्य हमें पता है कि शून्य को हम अल्फा और बीटा से लिखते हैं। जो बहुपद के शून्य है उनको हम अल्फा बीटा से लिखते हैं। एक तो होता है शून्यांकों का योग और एक होता है शून्यांकों का गुणनफल, दो चीज होती है। तो इसने कहा है कि पहला तो शून्य अल्फा है तो दूसरा क्या है इसका व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा है। तो हम उल्टे को क्या मानेंगे? 1/अल्फा, यानी पहला शून्य अल्फा है तो दूसरा शून्य 1/अल्फा है। इस तरह से हम इसको मानेंगे। अब इसने लिखा है कि k का मान ज्ञात करो। तो पहले हम इस बहुपद की तुलना करते हैं। तुलना किससे करते हैं? ax² + bx + c। इससे हम तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा? यहां पर मैं लिख देता हूं, तुलना करने पर तुलना करते हैं तो a का मान क्या आएगा? 5 और b का मान आ जाएगा 13, c का मान आ जाएगा k। ये आ गया। तो हमने abc का मान ज्ञात कर लिया। अब देखिए हम यहां पर क्या लिखेंगे कि जो शून्य है उनका गुणनफल है। तो पहला शून्य अल्फा, दूसरा शून्य 1/अल्फा, तो दोनों का गुणनफल क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a होता है। अब हम इसको ये देख सकते हैं कि अल्फा से अल्फा कट गया तो यहां पर तो आ जाएगा 1 बराबर में c का मान कितना है? k, और बटे में a का मान कितना है? 5। अगर मैं 5 को 1 से गुणा करता हूं तो क्या आया? 5 बराबर में k, यानी कि k का मान क्या आएगा? k का मान 5 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर स है वो सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें एक बिंदु दिया गया है P जिसके निर्देशांक है 3 और -4 और इसने लिखा है कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश यानी कि इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर x और y का मान प्लस में होता है तो प्लस प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या होता है? y का मान प्लस में, x का मान माइनस में तो माइनस प्लस होता है। x का मान माइनस में और y का प्लस में, यहाँ पर दोनों ही माइनस में होते हैं तो ये हो गया माइनस में दोनों ही। और यहाँ पर क्या होगा? x का मान तो प्लस में होगा और y का मान क्या होगा? माइनस में होगा। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, तो x का मान प्लस में और y का मान माइनस में इस चतुर्थांश में आता है जिसको हमको क्या कहते हैं? फोर्थ चतुर्थांश या चौथा चतुर्थांश है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न हमें दिया गया है उसमें लिखा है, ये प्रश्न नंबर फर्स्ट का 4 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 का 4 नंबर प्रश्न। तो इसमें हमें दिया गया है कि किसी संख्या का वर्ग उसके तिगुने से 70 अधिक है। तो इस कथन को एक समीकरण के रूप में हमें बनाना है। इसने क्या लिखा कि एक संख्या है, माना संख्या क्या है? मान लेते हैं कि वो संख्या x है। अगर इस संख्या का वर्ग कर दें, इस संख्या यानी कि इसका वर्ग वो इसके 3 गुने से 70 अधिक है, तो वर्ग जो है वो 3 गुने से 70 अधिक है। इसने ये लिखा है कि संख्या का वर्ग उसके 3 गुने से 70 अधिक है। तो ये तो हो गया संख्या का वर्ग, और उसने लिखा है कि 3 गुना, तो इसका हम 3 गुना कर देंगे, उससे 70 अधिक है तो यानी कि प्लस में हम 70 को प्लस कर देंगे। अब इसको एक समीकरण के रूप में बनाएंगे तो x² आ गया, 3x को इस साइड में लेके आएंगे माइनस में 3x, 70 भी इधर आ जाएगा तो माइनस में 70 बराबर में क्या है? 0। ये बन गई एक समीकरण। तो इस तरह से हम इसको समीकरण के रूप में बनाएंगे। अगला जो सवाल दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां क्वेश्चन है। इसने दिया है कि एक समांतर से डी 7, 10, 13 और लास्ट इसकी संख्या 43 में पदों की संख्या कितनी है? तो ये पद कितने हैं वो हमें ज्ञात करना है। पद का मतलब होगा n का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए an का हम फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला a + m - 1 गुणा d। अब an का मान कितना है? समांतर से डी की लास्ट संख्या 43 हो गया, बराबर a का मान पहली संख्या 7 प्लस में n का मान हमें ज्ञात करना है तो n - 1 और d का मान कितना है?
दूसरे में से पहले पद को माइनस कर लेते हैं, तो 10 माइनस 7 कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर 3। अब इसको हम सरल कर लेंगे, तो ये आ गया 43, या आप ऐसा करो, ये 7 इधर लेकर जाएंगे, तो ये आ गया 43 में से 7 माइनस कर देंगे, और बटे ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, और यहाँ पर रहेगा n-1। अब 43 माइनस 7 कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 36 बटे 3 बराबर n-1। 36 में हम 3 का भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 12 बराबर में n-1। माइनस 1 को इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस 1 होगा, प्लस 1 को हम 12 में प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 13। तो n का मान कितना है, 13, यानी इसमें पदों की जो संख्या होगी वो 13 होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में पहले भी बता चुका। अगला जो हमें प्रश्न दिया गया है उसमें लिखा है कि एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने के लिए रेखाखंड के एक बिंदु पर बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है, तो देखिए मैंने आपको ये प्रश्न बता भी दिया पीछे वाले मॉडल पेपर में। देखिए अगर हमारे पास में एक रेखाखंड है, यहाँ से मान लीजिए ये एक रेखाखंड है, यहाँ पर अगर इसको विभाजित करना है, इसको किसी भी अनुपात में, कोई भी अनुपात हमें दिया गया होगा, उस अनुपात में अगर इसको विभाजित करना है, तो इसके लिए ये एपी एक रेखाखंड है, तो हम इसके साथ में एक न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचते हैं। तो यहाँ पर लिखता है न्यून कोण, इसमें दिया गया है न्यून कोण। तो ये न्यून कोण बनाते हैं इसको विभाजित करने के लिए, यानी इस तरह से एक रेखा खींचेंगे जो इसके साथ में एपी के साथ में क्या बनाए, न्यून कोण बनाए। तो ये हो गया, इसका जो आंसर होगा वो न्यून कोण होगा। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया उसमें एक बिंदु दिया गया 5 और 0, और दूसरा बिंदु है 0 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंडों को बिंदु P जो है वो 2:3 में अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम एक रेखाखंड मान लेते हैं कि यहाँ पर रेखाखंड है AP, यहाँ पर बिंदु A है और ये B है। A के जो निर्देशांक है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 और 0, और दूसरा निर्देशांक दिया गया है 0 और 4। ये दो हमें निर्देशांक दिए गए हैं। इनको एक बिंदु है P, मान लीजिए ये बिंदु P यहाँ पर है, और ये कितने अनुपात में बांटता है, बिंदु P जो है वो यहाँ पर मान लेते हैं 2:3 में इस रेखाखंड को विभाजित करता है। तो इस P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम ये मान लेते हैं कि P के निर्देशांक है x और y, मान लिया हमने। तो इसको हम मान लेंगे x1, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2। अनुपात है तो इसको मान लेंगे ये m1 है और ये m2 है। तो m1 m2 वाला जो फॉर्मूला है उससे हम यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ x बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1, और इसके बट्टे में लिखेंगे m1 प्लस m2, और दूसरा y बराबर क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1, और इसके बट्टे में आ जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ पर देखिए इसमें फॉर्मूले मान रखेंगे, तो जो x का मान आएगा वो यहाँ पर रख देंगे, इसमें मान रखेंगे, जो y का मान आएगा वो यहाँ पर रख देंगे। सभी मान मैंने आपको बता दिए हैं। तो देखिए x1 की जगह x, जो x2 है उसकी जगह यहाँ से 0 रख देंगे, m1 का मान 2 है वो रख देंगे, प्लस में m2 का मान 3 रखेंगे, x1 का मान 5 रखेंगे, m1 प्लस m2 क्या हुआ, 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सरल करेंगे तो x का मान आएगा, यहाँ पर भी मान रख के सरल करेंगे, y का मान आएगा, x y का मान यहाँ पर रख देंगे, तो वो क्या होंगे, P के निर्देशांक होंगे। तो इसका पूरा प्रोसेस आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को सरल करते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है वो दिया गया है x sin 90 माइनस थीटा गुणा में कोट 90 माइनस थीटा बराबर में कोस 90 माइनस थीटा। तो x का मान ज्ञात करना है, जो यहाँ पर x हमें दिया गया है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा को हम कर देंगे tan थीटा। तो एक दूसरे को उल्टा कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो देखिए ये x की जगह x लिख दिया, और sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा cos थीटा गुणा में cot 90 माइनस थीटा। तो cot किसका होता है, tan का, तो cot 90 माइनस थीटा हो गया tan थीटा, तो ये आ जाएगा tan थीटा। यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा हो गया sin थीटा, तो ये आ गया sin थीटा। अब देखिए ये x की जगह x और cos थीटा, tan को हम लिख सकते हैं sin बटे cos, तो गुणा में लिख देंगे sin थीटा बटे cos थीटा, और बराबर में sin थीटा। देखिए cos से cos कट गया तो x sin थीटा रह गया, x sin थीटा बराबर में रह गया sin थीटा। अब ये sin थीटा जो गुणा में है वो इसके भाग में चला जाएगा, तो क्या आएगा, x बराबर sin थीटा बटे sin थीटा। अब दोनों एक जैसे तो कट जाएंगे, तो उत्तर क्या आया, 1 आया। तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 1। तो ये इसका आंसर होगा। अब देखिए जो अगला हमें प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न में दिया गया 3 sec 51 डिग्री
और इसके बटे में हमें दिया गया है कोसेक 39 डिग्री, ये दिया गया है। यहाँ पर जो 51 और 39 है ये ऐसे मान है जिनका सारणी के अंदर कोई मान नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको देखिए इस तरह से हम चेंज करेंगे कि ऊपर नीचे वाले कट जाए। तो हम सेक को कोसेक में चेंज करेंगे। तो 3 को मैं 3 लिख देता हूं और हम सेक को क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूं सेक यहाँ पर 90 माइनस 39 ये लिख सकता हूं, और बट्टे में कोसेक को सेम टू सेम रख देंगे। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं बता देता हूं। 3 की जगह मैंने 3 लिखा है, सेक की जगह मैंने सेक ही लिखा है। 51 को मैं क्या लिख सकता हूं, जो 51 है उसको 90 माइनस 39 लिख सकता हूं। अगर 90 में से मैं 39 को अगर माइनस करता हूं तो कितना आएगा, 51 ही आएगा। तो नीचे वाली जो संख्या 39 है वो ही हम 90 में से माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर 3 की जगह 3, सेक 90 मिलके बनता है कोसेक, तो ये आ गया कोसेक, और 39 की जगह आ गया 39 बटे में नीचे इसके है कोसेक 39। तो ये सेम टू सेम ये तो कट गए, तो इसका उत्तर क्या है, एक को मैं 3 से अगर गुणा करूंगा तो आंसर क्या आएगा, इसका 3 आएगा। तो इस तरह से ये आपको सरल करना है। ये प्रश्न नंबर 1 का 9वां प्रश्न है। अगला जो हमें प्रश्न दिया गया है वो है प्रश्न नंबर 1 का 10वां प्रश्न, जिसमें हमें दिया गया 5, 7, 9 और x। इन संख्याओं का समांतर माध्य 9 है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर सिंपल इस तरह से हमारे पास में संख्या है, यानी कि सारणी की बात अलग है, उसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं, और यहाँ पर जो सिंपल संख्या हमें दी होती है उसमें हम क्या करते हैं, सभी संख्या को जोड़ते हैं, जितनी संख्या उसका भाग दे देते हैं। तो ये लिखते हैं हम। तो समांतर माध्य कितना है, 9। तो मैं लिख देता हूँ 9 बराबर में संख्याएं कितनी है, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x। सभी संख्या को जोड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 संख्या है तो बटे में 4 लिखेंगे। इसी तरह से हम माध्य ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं माध्य, लेकिन माध्य में दिया गया 9, तो मैंने 9 लिख दिया और इसके बटे में मैं 1 लिख देता हूँ। अब 9 को 4 से गुणा किया 36, और इन सभी संख्याओं को 1 से मैं गुणा करूंगा तो ये जो भी आएगी संख्या, चलिए प्लस कर लेते हैं। तो ये आ गया 9/1 बराबर में, देखिए 5 और 7 ये हो जाएंगे 12, 12 और 9 21 हो जाएंगे। तो ये आ गया 21 प्लस x बटे में 4। अब 21 प्लस x को 1 से गुणा किया तो 21 प्लस x आया, और 9 को 4 से गुणा करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे इनको, तो 36 आ गया। 21 अब माइनस में आ जाएगा, तो x का मान क्या आएगा, 36 माइनस 21, तो x के बराबर आ जाएगा 15। तो ये आएगा यहाँ पर x का मान। तो इस तरह से हम x का मान ज्ञात करेंगे। अगला जो हमें प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है हमें 24 से लेके और 30 तक। इसने लिखा है कि इसमें वर्ग चिन्ह क्या होगा, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, यानी इसके बीच की संख्या। तो हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल होते हैं, जो वर्ग अंतराल होता है उसमें हम क्या करते हैं कि दोनों को प्लस करते हैं। तो हम लिख देंगे 24 प्लस 30, और भाग कितने का देते हैं, 2 का। तो दोनों का प्लस कर लो, कितने आएंगे, 54/2। अब 54 में अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो कितना आता है, 27। तो इसका क्या होगा, बीच का वर्ग चिन्ह होगा। अगला जो हमें प्रश्न दिया गया है वो दिया गया 2 पासों की फेंक में समवर्ग परिणामों की संख्या। देखिए 2 पासे होते हैं, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। एक पासे में 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, तो यानी कुल अंक कितने हैं, 6। यहाँ पर 6 है, दूसरे पासे में भी 6 अंक होंगे। अगर हम दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 36। यानी अगर दोनों पासों को हम फेंकते हैं तो जो भी संख्या बन सकती है उनसे वो टोटल कितने परिणाम बन सकते हैं, 36 परिणाम यहाँ पर बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 36 होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान दिए गए हैं, पहला दिया गया a1/a2 बराबर है b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, तो असंगत होता है, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 ये तो बराबर होते हैं, लेकिन जो c1/c2 वो अगर बराबर नहीं है तो रैखिक समीकरण जो युग्म है वो क्या होगा, असंगत होगा। तो इसका आंसर असंगत हो जाएगा, रिक्त स्थान में आपको ये लिखना है। अब देखिए अगला जो हमें प्रश्न दिया गया है उसमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, तो मैं समांतर श्रेणी लिख देता हूं। तो ये हमें समांतर श्रेणी दी गई, इसमें a का मान और d का मान बताना है। तो इस समांतर श्रेणी में जो पहली संख्या 0.6 है वो तो a का मान हो जाएगा, और d का मान हम ज्ञात कर लेंगे। 1.17 माइनस 0.6 कर सकते हैं, 1.7 माइनस में लिख सकते हैं 0.6। तो कितना आएगा, देखिए a2 माइनस a1 कर देंगे, तो ये a2 है, माइनस में a1। ऐसा मानिए ये 17 है, 17 में से 6 को माइनस कर दिए 11, यानी कि 1.1 आएगा। फिर से एक बार और निकाल सकते हैं, 2.8 माइनस 1.7 कर सकते हैं,
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2.8 माइनस में 1.7, इसको आप 28 मान लीजिए और ये 17 है, तो 8 और 3 कितने आएंगे 11, यानी 1.1। तो यहाँ पर क्या है, सेम आ रहा है डी का मान, तो इसका मतलब डी का मान क्या होगा, डी का मान होगा 1.1 और ए का मान होगा 0.6। अगला जो हमें प्रश्न दिया गया उसमें बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, एक रेखाखंड हमारे पास में A और B, AB रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु P है। तो इसने दिया है P जो है वो AB को 1:1 में विभाजित करता है, अनुपात कितने बराबर, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो इसलिए ये दोनों भाग क्या होंगे आपस में, A P और P B, ये दोनों भाग बराबर होंगे, इसलिए इसका अनुपात 1:1 है। तो इसने लिखा है कि 1:1 में विभाजित करता है, तो P के निर्देशक क्या होंगे, तो इस P के जो निर्देशक है वो क्या होंगे। अब मध्य बिंदु के निर्देशक हम कौन से फॉर्मूले से याद करते हैं, वो फॉर्मूला लिखना है। तो एक तो होता है हमारे पास में x2 + x1/2 और एक होता है y2 + y1/2। तो ये जो फॉर्मूला है वो है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला, यानी AB कोई रेखाखंड है और उसका कोई मध्य बिंदु हमें दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर P है। तो अगर आपको इसको निर्देशांक ज्ञात करने हैं मध्य बिंदु के, तो इन दोनों फॉर्मूले से आप निर्देशांक है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आंसर में आपको यही लिखना है। आगे हमें दिया गया प्रश्न में कि sec 90 - थीटा क्या होगा, तो sec 90 - थीटा होता है cosec थीटा, तो इसके आंसर में आपको cosec थीटा है वो लिखना है। अगला जो हमें प्रश्न दिया गया है उसमें हमें संख्याएं दी गई है, यानी ये आंकड़े हमें दिए गए हैं। तो इन आंकड़ों में क्या है, प्रेशर हमें ज्ञात करना है। तो प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 20, तो वो लिखेंगे और माइनस करेंगे सबसे छोटी संख्या, तो इनमें सबसे छोटी संख्या है 2, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो इसका प्रेशर कितना आ जाएगा 18 है, वो इसका प्रेशर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया गया कि धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण कौन से होते हैं। तो जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो एक सम और एक विषम। धनात्मक पूर्णांक में हम क्या करते हैं कि सम जो होता है वो 2q के रूप का होता है। सम जो धनात्मक पूर्णांक है वो 2q के रूप का, और विषम धनात्मक पूर्णांक होता है 2q + 1 के रूप का होता है। तो ये दोनों क्या है, इसके गुण है धनात्मक पूर्णांक के। क्योंकि पूर्णांक है वो धनात्मक है यानी प्लस में है, तो प्लस में क्या होगा, एक सम होगा एक विषम होगा। सम होगा वो 2q के रूप का होगा और जो विषम होगा वो 2q + 1 के रूप का होगा। तो ये इसके दोनों गुण हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है कि जो द्विघात बहुपद होता है उस द्विघात बहुपद का अगर हम आलेख बनाए तो उसकी आकृति किस टाइप की प्राप्त होती है हमें, तो उसका नाम बताओ उस आकृति का। तो देखिए द्विघात जो बहुपद होता है उसके जब हम आकृति बनाएंगे, उसका आलेख बनाएंगे, तो उसका जो आलेख है या तो इस तरह से बनेगा या इस तरह से बनेगा। तो ये किस टाइप की है, ये है आकृति परवलय आकृति, परवलय टाइप की आकृति है। तो इसको हम लिख देंगे कि ये इसका जो आंसर है उसमें ये लिखेंगे परवलय आकृति। अगला जो हमें प्रश्न दिया गया उसमें हमें दो समीकरण दी गई, एक समीकरण ये है और दूसरी समीकरण ये है। तो इसमें हमें ये दिखाना है कि ये दोनों जो रेखाएं हैं वो समांतर है, तो हमें इनको समांतर दिखाना है। समांतर की शर्त क्या होती है वो बता देता हूं पहले। समांतर के लिए हमें a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और c1c2 है वो बराबर नहीं होता। तो इस स्थिति में जो रैखिक समीकरण युग्म है वो असंगत होता है, लेकिन रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो अगर इस तरह का हमारे पास में ये प्रूफ हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं क्या है, समांतर है। तो b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनके मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इस समीकरण से a1 b1 c1, इस समीकरण से a2 b2 c2। तो पहला जो यहाँ पर देखिए x के पास में जो संख्या कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो a1 का मान कितना होगा 1/a2 का मान x के पास में जो संख्या है 3 बराबर b1 का मान y के पास में -4 और b2 y के पास में -12 बराबर में c1 का मान कितना है, c1 का 5 और बटे c2 का मान 8। अब सरल कर लेते हैं इसको। तो 1/3 को 1/3 ही रहेगा बराबर माइनस से -4 का भाग एक बार गया, इसमें गया 3 बार, तो ये भी 1/3 आ गया। और यहाँ पर 5/8 है उसको हम सरल कर नहीं सकते क्योंकि ये 5/8 ही रहेगा। तो ये चीज क्या है, बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। शर्त के मुताबिक ये दोनों बराबर होने चाहिए और ये बराबर नहीं होना चाहिए, तभी रेखाएं समांतर होगी। तो यहाँ पर भी देखिए ये बराबर है और ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो रेखाएं हैं दी गई है हमें, जो रेखाएं हैं वो क्या होगी, समांतर होगी। तो इसके आंसर में लिखना है कि रेखाएं समांतर होगी। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है उसमें एक समीकरण हमें दी गई है, समीकरण को सरल कर लेना है। x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसको सरल करने के लिए हम इसके बट्टे में 1 लिख के और या इसके बट्टे में 1 लिख के इसका एलसीएम ले सकते हैं।
एलसीएम 3 आएगा तो यहाँ पर आ गया 3x² माइनस में x बराबर में 0। अब बराबर के चिन्ह के जब दोनों साइड में हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम को छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ऊपर वाली संख्या हमारे पास में क्या आ गई 3x² माइनस में x बराबर 0। अगर यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, कॉमन क्या आ सकता है, x कॉमन आ गया तो क्या रहेगा 3x और माइनस यहाँ से x कॉमन आ गया तो 1 रह गया बराबर में 0। दोनों को 0 के बराबर करेंगे। अगर x को मैं 0 के बराबर लिखता हूँ, अगर मैंने लिखा x बराबर 0 तो x का मान क्या है 0 ही है। अगर 3x माइनस 1 इसके बराबर अगर 0 लिखता हूँ इस ब्रैकेट के बराबर तो x का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। x बराबर ये यहाँ पर चला गया प्लस में 1 हो गया, ये यहाँ पर गुणा में है 3 तो इसके भाग में आ जाएगा तो x का मान क्या आ गया 1/3। तो ये दोनों x के मान हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से समीकरण को सरल करना है। अगला जो प्रश्न दिया गया है उसमें दिया गया है समीकरण द्विघात का सूत्र लिखिए। द्विघाती जो सूत्र है वो लिखना है, जो जिसको हम श्रीधर आचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो वो लिख देंगे हम माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और बटे 2a। तो ये है द्विघाती सूत्र जो कि आपको लिखना है। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न में हमें सिर्फ स्पर्श रेखाओं की संख्या ही बतानी है। तो यहाँ पर दो वृत्त बने हुए हैं, एक वृत्त इस तरह से बना हुआ है आप देख लीजिए और दूसरा इस तरह से बना। इसमें स्पर्श रेखा जो वृत्त को स्पर्श करके निकल रही है, जो वृत्त के परिधि के ऊपर टच करके जो स्पर्श जो रेखाएं जा रही है वो ही स्पर्श रेखा है। बाकी इसके अंदर से जो निकलती है वो स्पर्श रेखा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो इसको टच करके जा रही है वो ही स्पर्श रेखा है। तो उनकी आपको सिर्फ संख्या बतानी है। एक यहाँ से इस तरह से निकल रही है और दूसरी यहाँ से इस तरह से जा रही है। उसके बाद में एक यहाँ से इस तरह से आगे और एक इस तरह से है। तो ये यहाँ पर इस तरह से जो चित्र है वो बना हुआ है। इसमें अब लिखा है, मान लीजिए मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, बी सी डी और इस बिंदु का नाम दीजिए ई, ये हो गया एफ। तो सॉरी यहाँ पर इस बिंदु का नाम हो गया ई और यहाँ पर एफ और ये हो गया जी। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है उनकी हमें संख्या बतानी है। तो देखिए मैं बता देता हूँ ए बी, ये ए बी जो आ रही है ये वृत्त के टच कर रही है वृत्त को, तो ये एक स्पर्श रेखा है तो एक नाम तो गया ए बी। चलिए दूसरा कौन सा है सी बी, ये भी हो गया या बी सी कह सकते हैं इसको। उसके बाद में यहाँ से एफ जी, क्योंकि ये भी वृत्त के स्पर्श कर रही है वृत्त को, तो यहाँ पर ये हो गया एफ जी। उसके बाद में यहाँ पर डी ई, ये हो गया डी ई। उसके अलावा यहाँ पर और हमें दी गई है कुछ चित्र इस तरह से एक बना हुआ है, इसके अंदर यहाँ से स्पर्श करती हुई इस तरह से, उसके बाद यूं और इस तरह से ये बना हुआ है। तो यहाँ पर दो ही आ जाएगी, एक ही हो जाएगी क्योंकि ये भी स्पर्श कर रही है और एक ये स्पर्श। तो इस तरह से कुल यहाँ पर 6 स्पर्श रेखाएं होंगी। तो हमें संख्या ही यहाँ पर बतानी है इसकी। अगला प्रश्न दिया गया है, हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं। ये बिंदु है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये बिंदु दिए गए हैं। इनसे बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के व्यंजक का सूत्र लिखिए। तो व्यंजक का देखिए जो सूत्र है वो है 1/2 और ब्रैकेट में लिखना है आपको x1, उसके बाद में आएगा y2 माइनस में y3 और प्लस x2, उसके बाद में आएगा y3 माइनस y1 और प्लस में x3, उसके बाद में y1 माइनस y2। तो ये व्यंजक का फॉर्मूला है, यानी इन बिंदु से बनने वाले जो त्रिभुज है उसके व्यंजक का सूत्र है वो ये सूत्र फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको लिखना है। इसके अंदर क्वेश्चन को सरल नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्मूला ही लिखना है। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है उसमें हमें दिया गया है 2 tan 30 1 plus tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें पता है कि tan 30 का मान वो सारणी में हमें मिल जाएगा, वो मान हम लिख देंगे, 2 की जगह 2 आ गया और गुणा में tan 30 का मान होता है 1/√3 और इसके बट्टे में 1 plus tan स्क्वायर 30, तो 1 की जगह 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। आगे इसको हम सरल कर लेते हैं। तो 2 गुना 1/√3 ये हो गया, या इसको हम 2/√3 भी लिख सकते हैं क्योंकि इनको गुणा करेंगे तो 2/√3 आएगा। चलिए इसके बट्टे में 1 की जगह 1 लिखा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। नीचे वाले को हम थोड़ा सा सरल कर लेंगे, तो नीचे वाले को अगर सरल करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए इतने का आपको सरल करना है इतना, तो ये आएगा 3 प्लस में 1 बराबर में 4/3, ये 4/3 आएगा। अब 4 ऊपर है 2/√3, तो ऊपर तो है 2/√3 और इसके बट्टे में 4/3 है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणा में क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 है वो नीचे आ जाएगा। अब 2 का इसमें भाग दे सकते हैं, 2 बार चला गया, ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया 3 और नीचे रह गया 2/√3
3। अगर आप इतना छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सोल्व सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ पर जो 3 है इसको √3 गुना √3 लिख सकते हैं, √3 गुना √3। अगर मैं दोनों को वापस गुना करूंगा तो 3 बन जाएगा और 2 √3। अब एक यहाँ से इससे कट गया तो √3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा √3/2। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन है वो सरल करना है। अगला जो हमें प्रश्न दिया गया वो दिया गया है यदि sin 3a बराबर cos a - 26 हो तो यहाँ पर 3a है वो एक न्यून कोण है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैंने जो समीकरण हमें दी है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, sin 3a बराबर cos a - 26। यहाँ से हमें a का मान है वो ज्ञात करना है। तो देखिए इस साइड में cos है और इस साइड में sin है, तो यहाँ पर जो sin है इसको हम cos में चेंज कर लेते हैं ताकि दोनों तरफ से कट जाए। तो sin 3a को लिख सकते हैं, sin को हम लिख सकते हैं कि cos 90 - 3a, क्योंकि cos और 90 ये मिलके वापस sin बन जाएगा और 3a को हम 3a लिख देंगे। तो इसका मतलब sin 3a को हम ये लिख सकते हैं बराबर में, जो यहाँ पर है इस साइड में उसको ऐसा कैसा रखेंगे cos a - 26। अब देखिए cos से cos कट गया, 90 - 3a, तो ये आ गया 90 - 3a बराबर में a - 26। ये जो 3a है उसको ऐसा कैसा रखेंगे माइनस में 3a। a जो है इसको भी इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में a बन गया बराबर में, ये -26 है इसको ऐसा कैसा रखते हैं -26। ये 90 जो है इसको मैं इस साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस में 90 बन गया। अब देखिए -3a - a, तो माइनस में 4a बराबर, दोनों संख्या माइनस में तो हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 116। अब माइनस से माइनस कट गया तो a बराबर क्या आएगा, 4 है वो भाग में चला गया, 116/4। तो a का मान आएगा 116 में मैं 4 का भाग दे देता हूं तो 11 में कितनी बार गया, 11 में गया 2 बार, पीछे रह गया 3 और ये हुआ 36। 36 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो a का मान क्या आ गया, 29 आ जाएगा, यानी 29। अगला जो हमें प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न में लिखा है कि बहुलक के किसी प्रश्न को हल करने की एक स्थिति निम्न है। तो बहुलक जब हम सरल करते हैं तो z बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले में मान रखते हैं, तो वो स्थिति पहले से लिखी गई है। तो हमें बताना बहुलक वर्ग की बारंबारता लिखिए, आप इसको पूरे को सरल कर लो, जो भी आंसर आएगा z बराबर वो क्या होगी, इसकी बारंबारता होगी। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है उसमें लिखा है कि एक पासे के उछाल में 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। अब हम एक पासे को उछालेंगे लेकिन अंक आना चाहिए 3 से छोटा, तो 3 से छोटे कौन से होते हैं, 1 होता है और 2 होता है, ये होते हैं। तो कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है हमारे पास में 1 और सॉरी अनुकूल परिणाम 1 और 2, 2 संख्या है हमारे पास में, तो 2 अनुकूल परिणाम हो गए। और कुल परिणाम का मतलब हुआ पासे में टोटल कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो हम प्रायिकता के ज्ञात करें तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम 2 और बट्टे में कुल परिणाम पासे में 6 अंक होते हैं, तो बट्टे 6 सरल करेंगे तो 1/3, तो 1/3 क्या होगी, इसके प्रायिकता होगी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। तो देखिए पार्ट ए में जो हमें क्वेश्चन दिए गए थे वो मैंने आपको सभी बता दिए, जिनमें अवसर के रिक्त स्थानीय क्वेश्चन और अति लघुतात्मक प्रश्न हमें दिए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बता दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको मॉडल पेपर पीछे के देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।